तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल 2, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 हो, या फिर किसी इक्वेशन की डिग्री जब 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। और जनरल फॉर्म हमने देखा था, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर आप देखें a b एंड c ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, राइट। ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, नंबर जो कि दिए जाएंगे, a b एंड c कांस्टेंट्स होंगे, x होगा वेरिएबल, राइट। और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, bx प्लस c इक्वल टू 0। और bx प्लस c अगर आप देखें ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 1 है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, b एंड c 0 हो सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो ये है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। एक पॉइंट आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी जो कि इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, राइट। दो वैल्यूज जो आएंगी x की उन्हें हम रूट्स कहते हैं, राइट। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल्स की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था कि जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं एक ही वैल्यू आती है, राइट, एक ही रिजल्ट आता है, x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, अगर दो वेरिएबल्स हो तो। लेकिन यहां पर x की ही दो वैल्यूज आएंगी और जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, राइट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो अलग अलग मेथड्स में सॉल्व किए जा सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फार्मूला के थ्रू एंड दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला जिसे यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम देख चुके हैं कि a b एंड c ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, ये नंबर्स हमें दिए जाएंगे, राइट, ये फिक्स्ड वैल्यूज। हमें बस इन्हीं वैल्यूज को यूज करके x के दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, राइट। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x की कौन सी दो वैल्यूज होंगी, एक में होगा प्लस एंड दूसरे में होगा माइनस, यानी x की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड सेकंड वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इन्हें सॉल्व करके जो भी दो वैल्यूज आती हैं अगर हम उन्हें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड फार्मूला जिसे अगर आप याद रखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, राइट, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर है 2। फैक्टराइजेशन के मेथड में हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे कि अगर आप देखें जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना मतलब क्या, दिए गए जैसे किसी नंबर को आप फैक्टराइज करते हैं, जैसे 8 को अगर आप फैक्टराइज करना चाहे तो 8 क्या होगा, 4 इंटू 2। तो यहां पर आपने 8 को 2 नंबर्स में ब्रेक किया, राइट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में। तो वैसे ही हम इस इक्वेशन को भी प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वेशन में ब्रेक करेंगे। डिफरेंस इतना ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस लेंगे, राइट। तो अगर इसे हम फैक्टराइज कर ले प्रॉपर्ली तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखें ये एक इक्वेशन है, x माइनस अल्फा एक इक्वेशन जैसा है, राइट, लीनियर इक्वेशन है, x का हाईएस्ट पावर 1 है एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन है x माइनस बीटा, यहां पर भी x का हाईएस्ट पावर 1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली हम इसी इक्वेशन को फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाएंगे और जब जैसे ही हम इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं x की वैल्यूज क्या होंगी, अल्फा कॉमा बीटा, राइट। अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, यानी x की ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये है फैक्टराइजेशन का मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमें ये समझना है कि दो वेज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड फार्मूला जो है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड दूसरा है फैक्टराइजेशन जिसमें हम दिए गए इक्वेशन को x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड अल्फा एंड बीटा होंगे इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स।
तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी फॉर्म में, राइट। जैसे 8x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, राइट। एंड बिल्कुल जनरल फॉर्म में ही है, राइट। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर a है 8, b है 10 एंड c है 3। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये पता करना है कि x की वो कौन सी दो वैल्यूज है जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करें। यानी बेसिकली हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमने दो मेथड्स डिस्कस किए दोनों ही फॉलो करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac बाई 2a, राइट। तो अगर आप देखें a, b एंड c इन तीनों वैल्यूज को यूज करके हमें x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन, राइट। x विल बी इक्वल टू माइनस b, b कितना है यहाँ पर 10, माइनस b हो जाएगा माइनस 10 प्लस और माइनस रूट ओवर b स्क्वायर्ड यानी 10 स्क्वायर्ड माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू है 8 एंड c की वैल्यू है 3, सो 4 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 8, राइट। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 10 प्लस और माइनस रूट ओवर 10 स्क्वायर। सी 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 3 96, सो 100 माइनस 96, 100 माइनस 96 होगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, सो माइनस 10 प्लस और माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 होगा 60। तो ये है वो दो पॉसिबल x के सॉल्यूशंस, माइनस 10 प्लस 2 बाई 16 एंड दूसरा सॉल्यूशन होगा माइनस 10 माइनस 2 बाई 16, राइट। एक केस में हमें प्लस लेना है, दूसरे केस में माइनस। तो अगर देखिए इसे आप दो वैल्यू जो आएंगी वो होगी माइनस 10 प्लस 2, राइट। माइनस 10 प्लस 2 कितना होगा माइनस 8 बाई 16 एंड जो दूसरी वैल्यू होगी माइनस 10 माइनस 2, माइनस 10 माइनस 2 होता है माइनस 12 बाई 16। सो बेसिकली जो x के दो सॉल्यूशंस हैं ये होगा 1/2, राइट, माइनस 1/2 एंड अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें आप 12 बाई 16 को हम ले सकते हैं माइनस 3/4, राइट, सो माइनस 3/4। सो ये है वो दो सॉल्यूशंस x के जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे, राइट। ऑफ कोर्स आप कुछ स्टेप्स यहां पर रिड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपको ये फार्मूला नहीं लिखना है, राइट, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे सिंप्लीफाई करना है। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, हमें बस दी गई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। एक होगा माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड दूसरा सॉल्यूशन होगा माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखते हैं कि इसी इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन यूज करके कैसे सॉल्व करें, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन में जो दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसमें हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और जो वैल्यूज होंगी x की या फिर जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के होंगे अल्फा कॉमा बीटा। तो देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। सी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने डिस्कस किया, जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें फैक्टराइजेशन के मेथड में ये जो सेकंड कोएफिशिएंट है b, यानी जो x पावर 1 का कोएफिशिएंट है b, इसे हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, जैसे कि b1 प्लस b2। क्या करेंगे हम b की वैल्यू को ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में, स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, b1 प्लस b2 ले लेते हैं, राइट। सच दैट हमें ये ऐसे करना है, कुछ ऐसे करना है कि b1 इंटू b2 शुड बी इक्वल टू a इंटू c। एक बार अगर आप ये प्रॉपरली कर ले तब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने का। हमें जो सेकंड कोएफिशिएंट है यानी जो x का कोएफिशिएंट है b, उसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में, और इसे कुछ इस तरह ब्रेक करना है कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू c के प्रोडक्ट से इक्वल होना चाहिए, राइट। b1 इंटू b2 शुड बी इक्वल टू a इंटू c। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस इक्वेशन को। अगर आप देखें हमें जो इक्वेशन यहां पर दिया गया है वो है 8x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर a इंटू c की वैल्यू कितनी है, a इंटू c है 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना होगा 24। तो हमें अब जो नंबर b है b इज इक्वल टू 10, इसे स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, ताकि अगर हम जो दो नंबर्स लें b1 एंड b2 उनका प्रोडक्ट 24 होना चाहिए, राइट। b1 इंटू b2 शुड बी इक्वल टू a इंटू c। तो 10 को आप
इनफाइनाइट वेज में स्प्लिट कर सकते हैं एक्चुअली देखा जाए, राइट? हमें 1 + 9 ले सकते हैं इसे, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5, 12 - 2, 34 - 24, राइट? इनफाइनाइट वेज स्प्लिट करने के लिए, लेकिन हमें प्रॉपर्ली वो स्प्लिट सिलेक्ट करना है जिससे प्रोडक्ट 24 आए। जैसे अगर हम 10 को 8 + 2 ले लें तो 8 + 2 = 10, ये तो सही है, लेकिन 8 × 2, b1 × b2, 8 × 2 कितना होगा? 16। हमें क्या चाहिए? 24। सो 8 and 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 9 + 1 लेते हैं सो 9 × 1 9 आएगा, हमें चाहिए 24। तो हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना है कि कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 24 होगा एंड सम 10 होगा, राइट? बेसिकली अब हम उन दो नंबर्स पर फोकस कर रहे हैं जिनका सम 10 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट 24। तो अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, सी इनिशियली शायद ये थोड़ा लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक बार जब आप 5-10 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना, राइट? इनफैक्ट आप यही प्रेफर करेंगे ओवर द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो अगर आप देखिए इसका सही सॉल्यूशन होगा 6 + 4, क्योंकि 6 and 4 का सम 10 होगा एंड 6 × 4 कितना होता है? 24, राइट? सो अगर आप देखिए 6 × 4 b1 × b2 = 8 × 3। तो अब हम जानते हैं कि हमें b को 6 + 4 लेना है, राइट? यानी 10 को 6 + 4 लेना है। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन है 8x² + 10x + 3 = 0, उसे अब हम ऐसे लिखेंगे 8x² एज इट इज, b की वैल्यू 10 है लेकिन 10 को हमने 6 + 4 लिया तो उसे 6x + 4x ले लेंगे, राइट? एक्चुअली b था 10x, लेकिन 10x को हमें 6x + 4x लेना है, प्लस लास्ट पार्ट है 3 = 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सी क्या होगा, हमें फर्स्ट टर्म एंड अगर आप देखें थर्ड टर्म, इनमें से हम 8x² एंड 4x में 4x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 4x कॉमन ले क्या होगा, 8x² में अगर 4x कॉमन ले लें तो 2x आएगा यहाँ पर, बिकॉज 4x × 2x होता है 8x² एंड यहाँ पर हम +1 ले सकते हैं। सो बेसिकली हम कॉमन पार्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं दिए गए टर्म्स में से। आप फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स के कॉमन पार्ट्स भी ले सकते हैं, चाहे जो भी ले आप, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। सो 8x² एंड 4x में अगर आप 4x कॉमन ले लेते हैं तो 4x × 2x 8x² हो जाएगा, 4x × 1 4x हो जाएगा। सी इस कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटी ये है कि अब जो बाकी दिए गए टर्म्स हैं इनमें भी अगर आप प्रॉपर्ली एक कॉमन पार्ट ले तो ये जो इनसाइड इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन, ये सेम आएगा 2x + 1। जैसे कि अगर आप देखें 6x + 3, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो 6x में अगर 3 बाहर आ जाए तो क्या बचेगा? 2x एंड 3 में अगर 3 कॉमन ले तो बचेगा 1 = 0। यस और नो? तो आप देख सकते हैं कि 2x + 1 एंड 2x + 1 हमें यहां पर सेम आया दोनों ही केसेस में। अब अगर आप 2x + 1 सी दो टर्म्स हैं हमारे पास, 4x × 2x + 1 एंड 3x × 2x + 1। तो अगर हम 2x + 1 कॉमन ले लेते हैं, राइट, दोनों टर्म्स में से, तो 4x + 3 आ जाएगा। सो 2x + 1 अगर कॉमन ले लिया जाए बचेगा क्या? 4x + 3 = 0। हमने बेसिकली जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8x² + 10x + 3 = 0, उसे कन्वर्ट कर लिया है 2x + 1 × 4x + 3 = 0। अब अगर आप देखें ये इस फॉर्म में है, राइट? x - α × x - β। ऑफ कोर्स x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है लेकिन यहां पर कुछ और कोएफिशिएंट दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो पॉइंट ये है कि अगर आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें ओवरऑल, फिर से वही इक्वेशन आएगा 8x² + 10x + 3, राइट? 2x × 4x 8x², 2x × 3 6x, 4x × 1 4x, 6x × 4x 10x एंड 3 × 1 3, राइट? तो प्रॉपर्ली हम क्या कर रहे हैं यहां पर, दिए गए सेम इक्वेशन को जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि ये दो टर्म्स है, ये एक फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा सेकंड टर्म है, या मान ले दो नंबर्स हैं m एंड n, इनका प्रोडक्ट 0 है, = 0। अब किन्हीं दो टर्म्स का या किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? जब इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म 0 हो, यानी या तो फर्स्ट पार्ट 0 होना चाहिए या फिर सेकंड पार्ट 0 होना चाहिए, तभी ये 0 होगा, अदरवाइज 0 पॉसिबल नहीं, राइट? डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को 0 कंसीडर करते हैं, मान ले अगर हम ले लें कि 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x = -1/2, जो कि एक रूट है इस इक्वेशन का। अगर आप सेकंड पार्ट को 0 लेते हैं, 4x + 1 = 0, राइट? सेकंड पार्ट भी 0 हो सकता है, सो 3 = 0। तो इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे? -3/4। तो ये है वो दो इक्वेशंस जो कि इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जब स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया तभी वही रूट्स आए थे, -1/2 एंड -3/4, और फैक्टराइजेशन करके भी हमें x की वही दो वैल्यूज आ रही है, -1/2 और -3/4। ये देखने में शायद आपको लेंथी लगे क्योंकि हमने काफी डिटेल्ड
सॉल्यूशन किया है यहाँ पर, लेकिन आप कई सारे स्टेप्स यहाँ पर कट डाउन कर सकते हैं, राइट। बेसिकली आपको प्रोसेस समझना है कि कैसे आप b को स्प्लिट करेंगे b1 एंड b2 में, सच दैट b1 into b2 equals to a into c। एक बार अगर ये प्रॉपर्ली स्प्लिट कर लिया जाए फिर सॉल्यूशन बहुत इजी है। इनफैक्ट आप इसी स्टेप पर रुक सकते हैं, आपको ये लास्ट 2 स्टेप नहीं लिखना है यहाँ पर। x की वैल्यू होगी -1/2 एंड यहाँ पर होगा -3/4, क्योंकि हमें इसे 0 से इक्वेट करना है। लीनियर इक्वेशन, राइट। लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना बहुत इजी है। 2x + 1 = 0, x = -1/2, 4x + 3 = 0, x = -3/4। तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब दोनों में से जो भी कन्वीनियंट लगे आपको एग्जाम में फॉलो करें, राइट। फॉर्मूला या फिर x - α × x - β = 0। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल 2 से एग्जांपल 1, जो कि बेस्ड होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Solve the given equations and establish the relationship between the two variables x and y। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, राइट। एक है x² - 10x + 21 = 0 एंड दूसरा है y² - 16y + 63 = 0। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। यानी हम दोनों इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करेंगे पहले, एंड फिर जो वेरिएबल्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। यानी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने मॉडल 1 में किया था। डिफरेंस इतना ही कि वहां पर हमने लीनियर इक्वेशंस लिए थे और यहां पर हमें दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को एंड फिर देखेंगे कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है इनके इन वेरिएबल्स के बीच में। अब जैसे कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो मेथड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करें या फिर फैक्टराइजेशन। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप डायरेक्टली उससे कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। अगर तब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप एनी टाइम फार्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फार्मूला जो है -b + और -√/b² - 4ac/2a। तो देखते हैं इसे कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, राइट। हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी, सिर्फ फैक्टराइजेशन के थ्रू ही इन्हें सॉल्व करेंगे। तो x² - 10x + 21 = 0। अब जैसे कि जानते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट a into c फाइंड आउट करना, राइट। a into c कितना होगा यहाँ पर 1 into 21 21। वैसे आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ, राइट। अदरवाइज आप जानते हैं प्रोडक्ट a into c 21 होगा। अब इस -10 को, b जो -10 है, इसे हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कुछ ऐसे करना है कि जो दो टर्म्स हम लेंगे उनका प्रोडक्ट भी 21 आना चाहिए, राइट, +21 आना चाहिए। अब -10 को आप जानते हैं कई वेज में हम स्प्लिट कर सकेंगे, राइट। -1 -9 या फिर -12 + 2, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, राइट। दोनों पॉजिटिव नंबर्स नहीं हो सकते, राइट। आप -10 को दो पॉजिटिव नंबर्स यूज करके ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। या तो दोनों नेगेटिव नंबर्स दे सकेंगे, जैसे -1 -9, या फिर एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, -12 + 2 या फिर -11 + 1, राइट। क्योंकि हमें सम नेगेटिव चाहिए। ध्यान रहे जो दो नंबर्स हम लेंगे उनका सम -10 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट +21 होना चाहिए। तो अगर आप बेसिक लॉस फॉलो करें, जैसे प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, अगर वो कॉन्सेप्ट आप फॉलो करें, हमें सम नेगेटिव चाहिए तो दो ही पॉसिबल केसेस है, या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए या फिर एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव। अब आप दोनों अगर नेगेटिव लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, जो कि सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे आप मान लीजिए -10 को -12 + 2 लेते हैं, तो -12 + 2 सम तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव नंबर है, और जब एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, हमें चाहिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो क्लियरली आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हम इन्हें इस दिए गए नंबर को स्प्लिट करेंगे। यानी दोनों नेगेटिव होने चाहिए या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ऑफ कोर्स इस केस में दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा एंड सम नेगेटिव आएगा। तो -10 को स्प्लिट करते हैं, कैसे करेंगे? -9 -1 नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -9 into -1 होगा +9, हमें चाहिए +21। -8 -2, तो -8 -2 -10 तो हो गया, लेकिन -8 into -2 होगा +16, हमें चाहिए +21। -7 -3, अगर आप -7 -3 लेते हैं तब क्या होगा? -7 -3 -10, -7 into -3 +21। तो बहुत सिंपल, राइट? इसे हमें -7 -3 लेना है, या फिर -3 -7, राइट? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो अब बस इस इक्वेशन को हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो x² एज इट इज रहेगा, -10x को हम -7x -3x लेंगे, +21 = 0। तो अगर x कॉमन ले इन दोनों टर्म्स में से,
आप फर्स्ट सेकंड टर्म्स में से कॉमन पार्ट ले सकते हैं या फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स में से भी कॉमन पार्ट ले सकते हैं। फाइनली आंसर सेम आएगा, आप चाहे जो भी दो टर्म्स कंसीडर करें। तो अगर फर्स्ट दो टर्म्स लेते हैं x माइनस 7 होगा यहाँ पर, एंड अगर इस थर्ड एंड फोर्थ टर्म को आप देखें -3 कॉमन ले लेते हैं, तब क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि जो ब्रैकेट्स में आएगा दोनों टर्म्स में वो सेम होना चाहिए, x माइनस 7 और x माइनस 7, ताकि हम फिर से कुछ कॉमन ले सकें, राइट। सो x into x, x square, x into minus 7, minus 7x, minus 3 into x, minus 3x, minus 3 into minus 7 plus 20। अब अगर आप देखें x minus 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x and minus 3 equals to 0। तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होना चाहिए या फिर सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को 0 होने के लिए x should be equal to 7, क्योंकि 7 minus 7 0 होगा। सेकंड टर्म को 0 होने के लिए x should be equal to 3। So x is 7 और 3, राइट। x minus 7 अगर 0 लें तो x की वैल्यू 7 आएगी, x minus 3 को अगर हम 0 लें तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये है दो रूट्स इस इक्वेशन के, यानी ये है x की दो वैल्यूज 7 एंड 3। वैसे जनरली ध्यान रखें कि जब भी a इक्वल टू 1 होता है, राइट, अगर आप देखें यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, राइट। एक्चुअली तो कोई भी स्टेप पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, राइट। बिना कोई पेपर वर्क किए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम डायरेक्टली बता पाएंगे कि क्या है दो रूट्स इस इक्वेशन के। कब? जब x का कोएफिशिएंट 1 हो, राइट, x का कोएफिशिएंट 1 हो एंड बाकी के दोनों इंटीजर वैल्यूज हो, b and c इंटीजर वैल्यूज हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। क्योंकि ध्यान रहे इन केसेस में जो आप 10 को स्प्लिट करना है, राइट, आपको b को स्प्लिट करना है, वो डेफिनेटली 21 के दो फैक्टर्स होंगे। लाइक 21 को आपको फैक्टराइज करना है, सिर्फ 21 को फैक्टराइज करें, सभी पॉसिबल केसेस देख लें एंड आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 21 को हम 1 into 21 ले सकते हैं, लेकिन 1 into 21 से -10 नहीं आएगा, राइट। 21 को हम 3 into 7 ले सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट पेयर देखें 3 into 7, यस, एंड 3 and 7 से 10 बनता है, राइट। बस आपको -7 -3 लेना है क्योंकि ये -10 हो जाए, एंड -7 into -10 into +21 होगा। तो बहुत इजीली आपको सिर्फ दिए गए c की वैल्यू को फैक्टर्स में लेना है एंड देखना है कि कौन से वो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जिससे आपको b आ जाए, राइट, b का मैग्नीट्यूड। ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 1 हो एंड बाकी के दोनों इंटीजर। तो बहुत सिंपल होगा, आपको इतना सब नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं कि -7 and -3 होगा एंड ओवरऑल आंसर 7 and 3 आएगा, राइट, क्योंकि हम x - 7 को x - 3 लेंगे, तो x = 7 और 3। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, y² - 16y + 63 = 0। तो अब अगर आप देखें सेम केस है, यहां पर y का जो कोएफिशिएंट है, यानी जो वेरिएबल है y², इसका कोएफिशिएंट 1 है एंड बाकी के दोनों इंटीजर्स है। तो सिंपलीफाई करना इजी होगा, राइट। अगर आप देखें 63 को फैक्टर्स में ले लेते हैं, 1 into 63, 3 into 21, राइट, 3 into 21 ले सकते हैं, लेकिन 3 and 21 से 16 नहीं बनेगा, राइट। देन और क्या आएगा, 3 के बाद 4 5 6 तो पॉसिबल नहीं है। 7 into 9 होता है 63, 7 into 9 63 होगा, राइट। हम बेसिकली 63 को फैक्टराइज कर रहे हैं, 7 into 9 63, एंड 7 and 9 से 16 भी ला सकते हैं, राइट, 7 + 9 is 16। दैट्स इट, हो गया यहीं पर सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, y² - 7y - 9y + 63 = 0। तो अगर आप देखिए -7 into -9 + 63 होगा, -7 - 9 -16, दोनों ही कंडीशन सैटिस्फाई हो गए। अगर आप y कॉमन लेते हैं तो y - 7 आएगा। सेकंड टर्म्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म में अगर आप -9 कॉमन ले तो फिर से y - 7 आएगा। तो डेफिनेटली फिर से आपको y - 7 ही कॉमन लेना है, तो y - 7 into y - 9 = 0, यानी y की दो वैल्यूज कौन सी होंगी, 7 और 9। इतना इजी है, सेम सॉल्यूशन हमने फॉलो किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि दो ही स्टेप्स है इस बार, थर्ड स्टेप भी नहीं है यहां पर, क्योंकि हमने डिटेल में किया था ये सभी स्टेप्स। तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स कट डाउन कर सकते हैं, राइट। फैक्टराइजेशन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा इनिशियली, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, राइट। तो ये है दो वैल्यूज इस इक्वेशन की, राइट, दो रूट्स इस इक्वेशन के, लेकिन हमें करना है कंपैरिजन, हमें एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। सी लीनियर इक्वेशन में बहुत सिंपल होता है कंपेयर करना, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में x की एक ही वैल्यू आएगी एंड y की एक ही वैल्यू आएगी, राइट। दोनों इक्वेशंस में एक एक वैल्यू ही आएंगे, राइट, एक ही रूट होगा। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमें x के दो रिजल्ट्स आए हैं, y के दो रिजल्ट्स आए हैं, यानी यहां पर हमें टोटली 4 कंपैरिजंस करने होंगे, राइट। मान ले अगर हम इसे x की जो दो रूट्स आएंगे उन्हें x1 एंड x2 ले लेते हैं, y के जो दो रूट्स आए हैं उन्हें y1 एंड y2 ले लेते हैं, तो आपको फाइनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए 4 कंपैरिजंस करने होंगे। कैसे? हम x1 को y1 एंड y2 दोनों से कंपेयर करेंगे, x2 को भी y1 एंड y2 दोनों से कंपेयर करेंगे। सो 2 + 2 टोटल 4 कंपैरिजंस, और ये 4 कंपैरिजंस करने के बाद ही हमें कंक्लूजन पर आना है कि क्या है रिलेशनशिप x एंड y के बीच। तो अगर आप देखें x1 एंड
y1, x1 एंड y1 अगर आप कंपेयर करें x1 y1 तो क्या आएगा, x1 is 7, y1 is 7, यानी x1 equals to y1। कैसा ना, दोनों इक्वल है। x1 एंड y2 कंपेयर कर लेते हैं, राइट। x1 7 है एंड y2 9 है, तो x1 लेस देन y2, राइट। x1 7, y2 9, x1 लेस देन y2। अब x2 को कंपेयर करते हैं दोनों y के रूप से, राइट। सो x2 3 एंड 7, 3 एंड 7 में रिलेशनशिप क्या है, 3 लेस देन 7, यानी x2 लेस देन y1। एंड अब फाइनल कंपैरिजन x2 एंड y2, x2 equals to 3, y2 equals to 9, 3 is less than 9, यानी x2 लेस देन y2। तो ये है वो 4 कंपैरिजंस, राइट। x1 with y1, x1 with y2, x2 with y1, x2 with y2। अब इन 4 कंपैरिजंस में जो रिजल्ट्स आए हैं, इन्हें कंबाइन करके हमें ओवरऑल रिजल्ट लिखना है। तो अगर आप देखिए क्या आ रहे हैं रिजल्ट्स, लेस लेस लेस, लेकिन एक केस में सी x1 x2 से मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें ये x है और ये है y, सो x लेस देन y, x लेस देन y, x लेस देन y, x इक्वल टू y, तो यानी x लेस देन y होगा या फिर x इक्वल टू y। सो ओवरऑल रिलेशनशिप क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू y। फाइनल जो आंसर होगा x लेस देन और इक्वल टू y, यानी x y से लेस हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, x लेस देन और इक्वल टू y। ऐसा नहीं कि क्योंकि 3 केसेस में हमें लेस देन आया है लेस देन y लेंगे, राइट। मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला केस नहीं है। ओवरऑल जो भी रिजल्ट्स है उन सभी को कंसीडर करते हुए हमें फाइनल रिजल्ट एस्टैब्लिश करना है। सो x लेस देन और इक्वल टू y, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि कई बार हमें दोनों इनइक्वालिटीज आ सकती हैं, x लेस देन y आ सकता है एंड किसी दूसरे कंपैरिजन में x ग्रेटर देन y आ सकता है, राइट। यानी x लेस देन y एंड x ग्रेटर देन y। अब इस केस में हमारा फाइनल आंसर होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। सी ध्यान रहे, x लेस देन और इक्वल हो सकता है, x लेस देन और इक्वल टू y हो सकता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो सकता है, सारे के सारे लेस देन हो सकते हैं यानी x लेस देन y आएगा, सारे के सारे ग्रेटर देन हो सकते हैं, x ग्रेटर देन y आएगा, सभी इक्वल टू भी हो सकते हैं तो x इक्वल टू y आएगा। लेकिन अगर कुछ केसेस में ग्रेटर है, कुछ केसेस में लेसर है, तब क्या होगा, x लेस देन और ग्रेटर देन y हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। ये मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश वाला केस होगा। तो ध्यान रहे कि जब भी हमें दोनों ही टाइप की इनइक्वालिटीज आती है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, तब हमारा आंसर होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ऑप्शंस में दिया जाएगा, राइट। एक कोई ऑप्शन होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, तो जब लेस देन एंड ग्रेटर देन साथ में आए तब हम उस ऑप्शन को आंसर मार्क करेंगे। इस केस में फाइनल आंसर है x लेस देन और इक्वल टू y। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 2 से एग्जांपल 2। तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। तो इस बार इक्वेशन जो दिए गए हैं वो है 17x² + 48x = 9 एंड सेकंड इक्वेशन है 13y² = 32y - 2। सो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि अगर आप देखें x जो इक्वेशन में वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर भी 2 है, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन जनरल फॉर्म नहीं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले हम इन्हें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। सो 17x² हम इसे लिख सकेंगे 17x² + 48x - 9 = 0। सी बेसिकली जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए, राइट। तो हम जो भी टर्म्स है राइट हैंड साइड पर उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर ले जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, 13y² - 32y + 12 = 0। अब दोनों ही इक्वेशंस जनरल फॉर्म है तो सॉल्व करना थोड़ा इजी लगेगा, राइट। अब इस बार अगर आप देखें जो x² एंड y² टर्म्स हैं इनके कोएफिशिएंट्स 17 एंड 13 है रेस्पेक्टिवली, राइट। यानी यहां पर फैक्टराइजेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फार्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट। चाहे जो भी केस हो, स्टैंडर्ड फार्मूला सिंपल है, -b ± √(b² - 4ac/2) तो आप उसे अप्लाई करके सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन यहां पर हम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही इन्हें सॉल्व करेंगे ताकि हम समझ सकें कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, राइट, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। फार्मूला तो आप एनी डे एनी टाइम अप्लाई कर सकेंगे, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे हमने एग्जांपल 1 में देखा था, x² एंड y² के कोएफिशिएंट्स 1 थे तो इक्वेशंस को फैक्टराइज करना इजी था, यहां पर उतना इजी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप जैसे जानते हैं a into c हमें फाइंड आउट करना है। a into c क्या होगा, 17 into -9, 17 into -9 होगा -153 और जो b की वैल्यू है वो है 48। सो बेसिकली अब हमें 48 को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि जो दो नंबर्स लेंगे हम उनका सम 48 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग +48 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट -153 होना चाहिए। से सिंपल पॉइंट है एक यहां पर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, राइट। दो नंबर्स लेने हमें जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो एंड दूसरा पॉजिटिव।
अगर दोनों नंबर्स हम पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस। दोनों अगर नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, हमें चाहिए माइनस। तो पॉइंट ये है कि एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और सम डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, राइट, प्लस 48 एंड माइनस 53। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस तरह से ऑब्जर्व करके एनालाइज करना कि किस टाइप के नंबर चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो जैसे मैंने बताया बी को स्प्लिट करने के इनफाइनाइट वेज है। 48 को हम 47 प्लस 1, 46 प्लस 2, 45 प्लस 3, 100 माइनस 52, 200 माइनस 152 कई तरह से ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक इजी एप्लीकेशन को देखना है, इसीलिए हम ये सब एनालिसिस कर रहे हैं कि नेगेटिव होंगे नंबर्स या पॉजिटिव होंगे, या फिर एक नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव होगा। सो क्लियरली एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव। तो देखते हैं कैसे हम इसे स्प्लिट करेंगे। अब वैसे तो कई वेज हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा 51 माइनस 3, क्योंकि अगर आप देखिए 51 माइनस 3 प्लस 48, 51 इंटू माइनस 3, 51 इंटू माइनस 3 कितना होगा? माइनस 23। तो बैलेंस हो गया, राइट, b1 प्लस b2, जिसमें b1 इंटू b2 इक्वल्स टू a इंटू c, राइट। 51 इंटू माइनस 3 माइनस 23। सो क्लियरली हमें 48 को 51 एंड माइनस 3 के टर्म्स में स्प्लिट करना है। अब ये कैसे आया, ये तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चलेगा, राइट। जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सिंपल लगने लगेगा कि कैसे हमें फैक्टराइज करना है। एनीवे, सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 51 एंड 3 हमें लेना है यहाँ पर, राइट। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 17x स्क्वायर्ड प्लस 48x को हम 51x माइनस 3x लेंगे, 51x माइनस 3x एंड लास्ट टर्म है माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर कॉमन लेना है, 17x कॉमन ले सकते हैं। 17x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3, राइट, क्योंकि 17x इंटू x होगा 17x स्क्वायर, 17x इंटू 3 51x, एंड यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस 3, सो फिर से आएगा x प्लस 3। सो बेसिकली जो फैक्टराइजेशन है इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होगा x प्लस 3 प्लस 17x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x की क्या वैल्यूज आएंगी? एक वैल्यू तो होगी माइनस 3, क्योंकि x प्लस 3 को अगर हम 0 लेते हैं x इक्वल्स टू माइनस 3, एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी? 17x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आएगी 3/17। सो ये है दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें a इंटू सी, जो प्रोडक्ट है a इंटू सी, ये आपको स्टेप्स लिखने नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, राइट। अदरवाइज आप सिंपल रखें सॉल्यूशन को। a इंटू सी 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना होगा? 156, और b है माइनस 32। तो इस बार अगर आप देखें हमें सम नेगेटिव है हमारा यहाँ पर, और प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, राइट। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस टू माइनस भी प्लस होगा, लेकिन सम हमें नेगेटिव चाहिए। अगर हम दोनों नंबर्स पॉजिटिव लेते हैं तो सम नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। दोनों नंबर्स अगर पॉजिटिव ले तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन सम नेगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए हमें दोनों नंबर्स नेगेटिव लेने होंगे। तो दोनों अगर नेगेटिव लेते हैं, माइनस b1 माइनस b2 जैसे, तो उनका सम डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा, एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस b1 इंटू माइनस b2 प्लस b1 b2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना होगा कि कैसे आप साइंस को फॉलो करते हैं। साइंस मतलब SCINC नहीं, साइंस प्लस माइनस, इन साइंस को फॉलो करते हुए आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें फैक्टर्स लेने हैं या कैसे हमें b को स्प्लिट करना है। अब माइनस 32 को आप कई वेज में ले सकेंगे। हमें दोनों नेगेटिव चाहिए, लेकिन क्योंकि 156 चाहिए इनका प्रोडक्ट, बेसिकली 156 को ही फैक्टराइज करना है। अगर आप देखें इनडायरेक्टली हम यहाँ पर c को फैक्टराइज करके, a इंटू सी के प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके इजीली डिसाइड कर पाएंगे। सो 156 को अगर हम देखें 26 इंटू 6 ले सकते हैं, राइट। 26 इंटू 6, क्योंकि 26 एंड 6 का सम 32 होगा, एंड 26 इंटू 6 होता है 156। तो इसे हम माइनस 26 माइनस 6 लेंगे। माइनस 26 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 32, एंड माइनस 26 इंटू माइनस 6 हो जाएगा प्लस 26, राइट। माइनस 26 इंटू माइनस 6, 20 इंटू 6 120, 6 इंटू 6 36, 120 36 156। अब रिप्रेजेंट करते हैं दिए गए इक्वेशन को इस तरह से, जो 13y स्क्वायर माइनस 32y को माइनस 26y माइनस 6y करें प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप 13y कॉमन ले क्या बचेगा? y माइनस 2, एंड माइनस 6 अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर y की दो वैल्यूज क्या आएंगी? एक तो डेफिनेटली 2 होगा, y इज इक्वल टू 2, और 13y माइनस 6 आएगा दूसरा टर्म, राइट, दूसरा लीनियर इक्वेशन। 13y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या आएगी? 6/13। सो ये दो है y की वैल्यूज। अब दो रूट्स x के हमें पता है एंड दो रूट्स y के, इन्हें कंपेयर करके हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, राइट। सो कंपेयर कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर
सी अगर आपको वो सब लिखना नहीं है x1 y1 x2 y2 x1 y2 x2 y1 इतना सब टाइम वेस्ट ना करें। बेसिक पॉइंट है कि दो दो वैल्यूज है, 4 कंपैरिजन होंगे और चारों आपको कंसीडर करने हैं फाइनल कंक्लूजन डिसाइड करने के बाद, राइट। तो अगर आप -3 लेते हैं, -3 आप दोनों वैल्यू से कंपेयर कर ले, x लेस देन y आएगा, राइट। -3 अगर आप लें, -3 इज लेस देन 2, नेगेटिव है, ये दो नंबर्स पॉजिटिव है, चाहे कितना भी स्मॉल फ्रैक्शन हो, लेकिन नेगेटिव नंबर से हमेशा ज्यादा ही होगा, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है बेसिकली। सो x अगर -3 लेते हैं, y 2 and 6/13, सो डेफिनेटली x इज लेस देन y दोनों केसेस में। अब इससे कंपेयर करना है, राइट, जो सेकंड वैल्यू है x की, उसे दोनों वैल्यूज y से कंपेयर करना है, राइट, y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है। तो 3/17 2 से लेस होगा, तो इस बार भी x लेस देन y आ रहा है, क्योंकि 3/17 डेफिनेटली लेस देन 1 है और यहां पर y इज इक्वल टू 2, सो x लेस देन y आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, 3/17 एंड 6/13, क्योंकि देखकर हम नहीं बता सकते कौन सा लेस है कौन सा ज्यादा है, अनलेस आप बहुत स्ट्रांग हो कैलकुलेशन, राइट। इसे कंपेयर करना बहुत इजी है, -3 इज लेस देन 2, -3 इज लेस देन 6/13, 3/17 इज लेस देन 2। तो अभी तक तीनों केसेस में x लेस देन y आया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है 3/17 एंड 6/13 का, राइट। वैसे आप अगर देखें विजुअली, 3/17 इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि इसे आप अप्रोक्सीमेटली 80 ले सकते हैं। 1/6 कितना होगा, 16.66%, राइट। हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर आप नंबर सिस्टम्स का वीडियो फॉलो करें, हमने वहां पर देखा है कि फ्रैक्शंस को हम मल्टीपल वेज में कंपेयर कर सकेंगे। एक मेथड होता है परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना ही नहीं, तो 3/17 को हम 1/6 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 1/6 होता है 16.66% एंड 6/13 को अप्रोक्सीमेटली 1/2 लेंगे, 1/2 होगा 50%। अब डेफिनेटली 16.66% इज लेस देन 50%, तो इस तरह से आप देख सकते हैं x लेस देन y। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने ये भी देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट मेथड है कि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। क्या करते हैं इसमें, 3/17 को, जैसे एक वैल्यू है 3/17 एंड दूसरी वैल्यू 6/13, राइट, ये है x एंड ये है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 13 कितना होगा, 39, 17 into 6 102, so definitely 39 is less than 102, इसका मतलब x is less than y। जो भी साइन यहां पर है, जो भी इनइक्वालिटी यहां पर आती है, उसी इनइक्वालिटी को हमें x एंड y के बीच में लेना है। तो इस केस में भी आप देखें x लेस देन y। सो ओवरऑल अगर आप देखें x के दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यू से लेस है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, x लेस देन y, राइट। अगर एक भी वैल्यू x की y से ग्रेटर होती है, तब हमारा आंसर होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, राइट, क्योंकि लेस एंड ग्रेटर का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर चारों कंपैरिजंस में x इज लेस देन y, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जनरली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहां पर 5 सेट्स ऑफ इक्वेशंस दिए जाएंगे x एंड y के टर्म्स में, राइट, x एंड y के वेरिएबल्स में हमें सॉल्व करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। तो बेसिक आइडिया है कि या तो आप फॉर्मूला फॉलो करें या फिर अगर फैक्टराइजेशन पर प्रैक्टिस करें तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे इसे एक्चुअली स्प्लिट करना है। मैं जानता हूं अभी तक आप कुछ कंफ्यूज होंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, 48 को 51 - 3 हम डिसाइड करें, -32 को -26 है -6, ये हम कैसे डिसाइड करें। सी एक हिंट यहां पर मैं आपको ये दे सकता हूं कि अगर आप देखें, हम स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं, 17x² + 51x - 3x - 9 हमने लिया है। स्प्लिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कॉमन टर्म्स देने हैं। 17x² एंड 51x में हमें कॉमन टर्म्स देने हैं, 3x एंड -9 में हमें कॉमन लेना है कुछ, राइट। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें 13y² - 26x - 6y - 26y - 6y + 12 = 0, यहां पर भी फर्स्ट दो टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, सेकंड दो टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें 17 एंड 51, इन दोनों के बीच में एक फैक्टर एंड मल्टीपल वाला रिलेशनशिप है। 17 51 का ही एक फैक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि 51 17 का मल्टीपल, राइट, 51 is 17 into 3। सिमिलरली 3 and 9 को अगर आप देखें, ये भी एक फैक्टर्स एंड मल्टीपल वाला रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, राइट। 3 is a factor of 9, 9 is a multiple of 3। यहां पर भी आप वही देखेंगे 13 and 26 फैक्टर एंड मल्टीपल, राइट। 13 into 2 26 होगा, 6 into 2 12 होगा, राइट। सो पॉइंट ये है कि रैंडमली 48 को स्प्लिट करने के बजाय आप क्या करेंगे, a एंड c इन दोनों वैल्यूज को देखें। यहां पर a की वैल्यू क्या है 17 एंड c की वैल्यू है 9। अब 17 को लेकर आप ट्राई करें, राइट। 17 को मान लिया आप 17 के मल्टीपल्स ले, 17 मतलब अगर आप 34 ले लेते हैं, 17 का नेक्स्ट मल्टीपल 34, तो क्या होगा, हो सकता है कि एक वैल्यू 34 हो। अब अगर एक वैल्यू 34 हो तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 48 आने के लिए, 34 + 14। लेकिन 34 into 14 लेंगे तो 153 नहीं आएगा, तो 34 वाला केस रूल आउट हो गया।
17 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं। 17 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 34 के बाद आएगा 51। अब 51 अगर आप लेते हैं एक वैल्यू को तो दूसरी वैल्यू -3 होनी चाहिए। 51 - 3 48 हो जाएगा। अब 51 into 3 क्या 153 होगा? 51 into -3 153 होगा, -153 होगा। यस, तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। सी पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू क्या है या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट होगा और जो b1 की वैल्यू आएगी जो हम टर्म लेंगे, इन दोनों के बीच में हमें कॉमन पार्ट लेना है, राइट? 17 एंड 51 के बीच में हमें कॉमन लेना है। सो डेफिनेटली जो भी वैल्यू हम यहां पर लेंगे वो 17 का एक मल्टीपल ही होना चाहिए, मल्टीपल या फिर फैक्टर, जो भी आप समझे, राइट? सो ऐसे आप इन्हें इजीली स्प्लिट कर सकेंगे। जैसे इस केस को अगर आप देखें, फाइनल सॉल्यूशन हमने कर लिया है, लेकिन अगर आप रिवाइंड करें कि क्या हमने किया था, यहां पर हमें -32 दिया गया था और बोला गया था कि इसे आप स्प्लिट करें। स्प्लिट कुछ इस तरह से करें कि दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे -36 आना चाहिए, एंड जब इन्हें मल्टीप्लाई करें +156 आना चाहिए। +156 क्यों? क्योंकि 13 into 12 156 होता है। अब साइन कन्वेंशन हमने देख लिए कि अगर सम नेगेटिव हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो कैसे स्प्लिट करेंगे? दोनों नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। सिमिलरली यहां पर अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो, सम पॉजिटिव हो तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरा नेगेटिव हो। ये तो बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सी 13 है तो 13 के मल्टीपल से ट्राई करें। 13 अगर आप ले लेते हैं, मान लिया अगर फर्स्ट वैल्यू 13 ले लेते हैं, 13 अगर लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 18, क्योंकि -13 - 18 -32 होगा। लेकिन -13 into -18 156 नहीं होगा, तो वो रूल आउट हो गया। 13 का नेक्स्ट मल्टीपल है 26। अगर आप -26 लेते हैं जो कि 13 का मल्टीपल है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? -6, क्योंकि -26 and -6 -32 होगा। अब देखना ये है कि 26 into 6 का प्रोडक्ट 156 होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन आ गया, अदरवाइज आपको नेक्स्ट मल्टीपल से ट्राई करना। तो ये ट्रिक अगर आप फॉलो कर रहे, बेसिकली ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है, राइट? इसे अगर आप फॉलो करें तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी लगने लगेगा। बस इतना ही है कि आपको कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने होंगे, राइट? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इस मेथड से कंफर्टेबल होने के लिए, राइट? अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आप एनी टाइम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे सॉल्व करें, -b ± √b² - 4ac/2a, एंड आपको दो रूट्स आ जाएंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट इजी है फॉर्मूला यूज करने से भी, राइट? सो ऐसे आप a एंड c के वैल्यूज को ध्यान में रखकर b को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? अगर a की वैल्यू 1 हो तब तो स्प्लिट करना बहुत इजी है, हमने एग्जांपल 1 में देखा। अगर a की वैल्यू 1 नहीं हो और कुछ वैल्यू हो, राइट, 1 से ज्यादा हो, तब कैसे करेंगे? तब आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मॉडल 2 इक्वेशंस का, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया। सी बेसिकली आइडिया ये है कि कैसे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो। एंड जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में यही होगा, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी जिन्हें हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, एंड फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिए गए क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो इनडायरेक्टली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो अच्छे से समझ ले कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सिंपल एंड इजी लगने लगेगा आपको, एंड काफी टाइम आप सेव कर सकेंगे एग्जाम में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।